बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के ऊपर। जैसे कि हम पिछले लेक्चर के अंदर काइनेमेटिक्स की जो बेसिक्स हैं, जैसे मोशन, रेस्ट, उसकी मोशन की टाइप्स और उससे एसोसिएटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं हमने उनको डिस्कस किया था। आज हम मोशन का ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे कि किस तरह मोशन के जो ग्राफ्स हैं वो बनते हैं और वो ग्राफ्स हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस को, जो मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ एक पिक्टोरिकल वे है किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ऑब्वियसली आपने क्रिकेट मैच तो देखा होगा। तो मैच के अंदर आप देखते हैं कि मैच की समरी एक ग्राफ की सूरत में दिखाई जाती है, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ जो वो एक्स एक्सिस पर होती हैं, कुछ वाई एक्सिस पर होती हैं, और उनके दरमियान एक लाइन जो है वो पूरे मैच की समरी को एक्सप्लेन कर रही होती है। तो असल में ग्राफ जो है उन्हीं दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन बताता है जो एक्स और वाई एक्सिस पर पाई जाती हैं। एक्सिस क्या है, लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास दो वर्टिकली परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं उनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और एक को वाई एक्सिस कहते हैं, और जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं। अब यहाँ पर कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी दो क्वांटिटीज़ में से कौन सी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर रखनी है और कौन सी क्वांटिटी जो वो वाई एक्सिस पर रखनी है। तो याद रखें, क्वांटिटीज़ के अंदर जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, जो आज़ाद क्वांटिटी होगी, वो हमेशा एक्स एक्सिस पर प्लेस की जाती है, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो वाई एक्सिस पर प्लेस की जाती है। अब उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्राफिकल एनालिसिस में, दैट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। ग्राफ की स्लोप जो है वो क्या होती है। तो ग्राफ की स्लोप असल में जो ग्राफ के रिलेशन होता है उसको एक्सप्लेन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उसके दरमियान ये जो उसकी स्लोप होगी वो उन दो क्वांटिटीज़ के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेगी। अब अगला सवाल ये है कि उस स्लोप को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो असल में ये स्लोप जो है दो क्वांटिटीज़ के डिफरेंस की होती है। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, कोई भी क्वांटिटी है हमारे पास, फॉर एग्जांपल टाइम ही है, तो हमारे पास इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम में जो डिफरेंस होगा वो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, चेंज इन एक्स एक्सिस। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर जो डिफरेंस होगा उसके चेंज को हम वाई एक्सिस की जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंस आएगा, और इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है वही इसकी स्लोप को एक्सप्लेन करेगी। अब स्लोप निकालते कैसे, आप कोई से भी दो पॉइंट जो है वो इस पर फर्ज करेंगे ग्राफ के ऊपर, और उन दोनों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस की तरफ भी और वाई एक्सिस की तरफ भी मिला देंगे, और इन्हीं दो पॉइंट्स का डिफरेंस आप लोगों को एक्स और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं उनके डिफरेंस के बारे में बताएंगे। और इन डिफरेंसेस को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो डिवीजन जो है वो हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू की स्लोप के बारे में बताएंगे। कंफ्यूज मत हो, आगे हम इसकी एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, फर्दर हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, जैसे कि नाम से जाहिर है कि हम इसके अंदर जो दो क्वांटिटीज ले रहे हैं, दोज आर डिस्टेंस एंड टाइम। अब डिस्टेंस एंड टाइम ये दो क्वांटिटीज हैं, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने कौन सी क्वांटिटी जो है एक्स एक्सिस पर प्लेस करनी है, कौन से वाई एक्सिस पर प्लेस करनी है। तो चूंकि इसमें टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो उसको हम एक्स एक्सिस पर प्लेस करेंगे, और जो डिस्टेंस है उसको हम वाई एक्सिस पर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस और टाइम है उसका ग्राफ यहाँ पर गिवन है। अब स्टूडेंट्स, डिस्टेंस और टाइम में जो रिलेशन है वो क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है। डिस्टेंस और टाइम में जो रिलेशन है वो स्पीड का होता है कि पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होगा वो स्पीड कहलाती है। तो डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन क्या है, स्पीड। तो इस ग्राफ की ये जो स्लोप है वो हमें स्पीड के बारे में एक्सप्लेन करेगी कि स्पीड क्या होती है। अच्छा जी, अब किस तरह से हम इसकी स्लोप निकालेंगे। अब यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे जैसे हम पहले बात कर चुके हुए। हम दो पॉइंट्स लेंगे, एक पॉइंट ये ले लेते हैं
एक ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को भी एक्स एक्सिस से मिला देंगे, ये तो खैर है ही एक्स एक्सिस के ऊपर, इस पॉइंट को वाई एक्सिस से, और ये भी एक्स और वाई के ऊपर है। अब इनिशियल वैल्यू टी की क्या है 0 और फाइनल वैल्यू टी की क्या है 10। इधर से जो डिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू है वो 0 और फाइनल वैल्यू क्या है 100। अब हमने क्या निकालना है, इसका चेंज और इसका चेंज डेल्टा टी। तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे, 10 माइनस 0 हमारे पास डेल्टा टी क्या आ जाएगा 10। इससे डेल्टा एस क्या आ जाएगा 100 माइनस 0 हमारे पास डेल्टा एस क्या आ जाएगा 100। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ के ज़रिए हम जो इसकी स्लोप निकालेंगे, जैसा कि यहाँ पर गिवन है स्लोप इसकी, स्लोप इज डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। तो एस और एस एफ माइनस एस आई, टी एफ माइनस टी आई, वैल्यूज जैसे मैंने आपको बताया 100 माइनस 0 100, 10 माइनस 0 10, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या आ गया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसकी स्लोप है वो हमें क्या बता रही है, उन दोनों वैल्यूज में रिलेशन जो कि स्पीड है, और क्या आंसर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्लोप हमें उस स्पीड के बारे में बता रही है, उन दो ऑब्जेक्ट, दो जो क्वांटिटीज है उनके दरमियान रिलेशनशिप के बारे में बता रही है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब इसके साथ साथ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हमें उस स्पीड की टाइप के बारे में भी बताता है कि वो स्पीड है क्या। तो अभी यहाँ पर देखिए इस ग्राफ के अंदर, तो अब इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, विच मीन्स कि टाइम तो चेंज हो रहा है बट नो डिस्टेंस, वाई एक्सिस की तरफ कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब है कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, टाइम गुजर रहा है, टाइम चल रहा है बट कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में वो मूव नहीं कर रहा, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी वो 0 होगी। अब इस सूरत हाल में देखें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर एज यू कैन सी इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है। अब इसके अंदर देखें कि अब स्पीड जो है वो वेरी कर रही है, किसी जगह पर जो टाइम के लिहाज से डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा है, किसी जगह पर कम कवर हो रहा है। तो इस सूरत हाल में हम कहेंगे ये ग्राफ देखकर ये एक वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है। तो जो इसकी लाइन है, जो ग्राफ की स्लोप है, वो हमें उन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा है। इसको हम ग्राफिकल एनालिसिस कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ, पहले हमने बात की थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, अब हम बात कर लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। अगेन स्पीड और टाइम के दरमियान ये ग्राफ है। तो स्पीड और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है वो हमें रिलेशनशिप क्या बताएगा, तो स्पीड और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है वो हमें रिलेशनशिप बताएगा एक्सेलरेशन के बारे में, क्योंकि स्पीड और टाइम में जो रिलेशनशिप है वो एक्सेलरेशन का होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज इन स्पीड आएगा उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब हम इसको फर्दर देखते हैं कि किस तरह हम इसको एनालिसिस कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है 0 से लेकर जो 8 मीटर वेलोसिटी उसने अटेन की है। पहले 0 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी, फिर वो 8 मीटर पर सेकंड पर पहुंच गया विद इन टाइम 4। तो अब हम इसका जो स्लोप है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अगेन हमारे पास तरीका वही होगा कि हम फाइनल वैल्यू में से नीचे वैल्यू माइनस करेंगे 8 माइनस 0, तो हमारे पास डेल्टा v आ जाएगा। 4 माइनस 0 हमारे पास डेल्टा t आ जाएगा। 8/4 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ग्राफ हमें स्पीड और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है। अब दूसरी जो अहम बात है इसके अंदर वो है जी हमारे पास जो ग्राफ के अंडर एरिया होता है वो उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बारे में बताएगा कि उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ। कि ये फर्ज करें ग्राफ है तो इसके अंदर ये जो एरिया है, ये ग्राफ है तो इसके अंदर ये जो एरिया है, ये सारा एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लें तो वो एरिया इक्वल होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड के। एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास ये शेप बनी है एक स्क्वायर की, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ। हमारे पास लेंथ क्या है 8 और विड्थ क्या है 4, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 32। मतलब ये हुआ कि ये 32 मीटर डिस्टेंस जो है वो इसने कवर
किया होगा। तो अब हम दोनों तरीके से इसका जो डिस्टेंस है फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज पहले हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, स्पीड वाला फार्मूला v इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। यहाँ से हमने डिस्टेंस निकालना, डेल्टा एस इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू वो भी 32 आएगी। अब एरिया निकालते हैं जनाब। यहाँ पर देखिए जी, एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, 32 मीटर। 8 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 0, हमारे पास जो एरिया कितना आ रहा है 32। तो आप एरिया जो निकालेंगे ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो हमें बताएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ है। so, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 6 मिलियन या उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो नेक्स्ट जो ईयर है उसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, अगर प्रिवेंटिव मेजर्स ना लिए गए तो ऑलमोस्ट 6 मिलियन पीपल जो वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो हलाक हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट 60 मिलियन पीपल जो है वो रोड एक्सीडेंट पर ट्रैफिक कानून को फॉलो ना करने की वजह से, एक्सेलरेशन हाई स्पीड की वजह से अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं और रोड एक्सीडेंट में अपनी जान खो बैठते हैं। और एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 40,000 पीपल जो हैं वो रोड एक्सीडेंट में जो है वो फौत हो जाते हैं, और ऑलमोस्ट 90,000 लोग जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। और इसमें से तकरीबन 87% सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। जो स्पीड है वो थ्रिल तो करती है बट इट ऑल्सो किल्स। तो अवॉइड स्पीडिंग और ट्रैफिक कानून को फॉलो करें। ओके जी, यहाँ पर जैसे हमने आगे बात की एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो हमें बताएगा डिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मैन्युअली जो है वो कैलकुलेट करें तो भी हमारे पास वही फार्मूला आता है। अब यहाँ पे देखें, ये जो स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया, हम एरिया अंडर द ग्राफ देखना चाहते हैं तो हमारे पास इसका जो एरिया बनता है वो असल में एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का जो एरिया का फार्मूला दैट इज 1/2 लेंथ इनटू विड्थ। तो अब हमारे पास लेंथ इनटू विड्थ इनके फार्मूलाज पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आता है एरिया का 16 मीटर्स आता है। तो एरिया अंडर द ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर। बट ये हम बात कर रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ की, कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में बताएगा। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। ये स्पीड टाइम ग्राफ, जैसे हमने पीछे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एनालिसिस किया था उसकी शेप्स हमें बता देती हैं कि डिस्टेंस किस तरह का था। तो यहाँ पर इसकी शेप्स हमें बता देंगी एक्सेलरेशन के बारे में। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन हमें इंडिकेट ये करिए कि टाइम जो वो पास कर रहा है बट किसी तरह की वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, विच मीन कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चेंजेस आ रहा है, एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, और ये नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। ओके जी, आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज यू कैन सी वो कह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट है, एक गाड़ी है, वो फर्स्ट 10 सेकंड में 0 से एक्सेलरेट करके 25 जो मीटर फी सेकंड की स्पीड अटेन कर लेती है। देन वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती रहती है, उसके बाद वो ब्रेक्स लगाता है और नेक्स्ट 5 सेकंड में वो डिसेलरेट होकर 50 तक आ जाता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिवाइड करके इसकी ये 3 शेप्स बना लेते हैं, शेप 1, 2 एंड 3। इसमें 1 और 3 ट्रायंगल्स बन रही हैं और 2 जो है वो एक रेक्टेंगल बन रही है। तो इस तरह एरिया निकाल के जो डिस्टेंस कवर्ड है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो कुछ इसी तरह से की गई हैं कि इसकी स्लोप जो है वो 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्सेलरेशन के बारे में बता रही है, और बाकी एरियाज को काउंट करके उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। so, वही फार्मूलाज है, वही तरीकाकार है जो हम पीछे कर चुके हुए हैं। अगेन एक सेम डायग्राम के साथ, सेम ग्राफ के साथ एक और एक्सरसाइज है आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ओके, जब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती हैं? असल में ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं ये वो इक्वेशन है, वो जो टर्म्स हैं जो मोशन के साथ एसोसिएट होती है, जो हमें एक्सप्लेन करती हैं
कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करेगा। तो मोशन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं लाइक टाइम है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, वो सारी की सारी इन इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट की जा सकती हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारे पास एक जो ग्राफ है हम इसको कंसिडर करते हैं, इसको फर्ज कर लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रेस्ट की हालत में, ना भी हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया ना उस ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया। अब हम क्या कर देते हैं, अब हम कोई ऑब्जेक्ट किसी भी स्पीड पर यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, चलते हुए ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं कि किसी स्पीड पर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारी टाइम टी की है और ये वाली साइड जो है हमारी ये वाली जो हमारी साइड है वो हमें एक्सप्लेन करती है ये वाली साइड वाई एक्सिस का, और वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है और ये जो इसकी विड्थ है ये हमें टाइम के बारे में बता रही है। तो अब ये चूँकि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसकी जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और इसी तरह हमारे पास जो बी डी है वो फाइनल वेलोसिटी है। अब चूँकि ओ ए और सी डी आपस में पैरेलल है, एक जैसी है, तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये भी इनिशियल वेलोसिटी होगी। इस तरह ओ से डी अगर टाइम है तो ए से सी भी हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा। और ये जो इसकी स्लोप हमें क्या बताएगी, इन दोनों के दरमियान रिलेशन के बारे में, और रिलेशन क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, दैट इज एक्सेलरेशन। तो इस ज़रा ग्राफ को याद रखिएगा, इसी को लेकर हम आगे जो फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया बी और डी को वो रिलेट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी के साथ। तो एज यू कैन सी बी और डी हमारे पास वेलोसिटी के क्रॉसपॉन्ड लाइन है, तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। और इसी तरह जो हमारे पास डी और सी ये इनिशियल वेलोसिटी है। अगर ओ ए इनिशियल है तो सी डी भी उसके पैरेलल है, उसकी लेंथ भी इक्वल है, उसकी डायरेक्शन भी उसी सीमत में है। तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये भी इनिशियल वेलोसिटी ही होगी, तो डी सी भी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। इसके साथ साथ जो हमारे पास B और C है इसको उसने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, डी बी इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये D से लेकर B तक किसके इक्वल होगा, ये पूरा पोर्शन, ये असल में ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन है। कि हमारे पास इस पूरी लाइन को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पोर्शन को इस पोर्शन में ऐड कर देंगे। और एज वी ऑल नो कि सी डी हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये इसके बिल्कुल पैरेलल है। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, डी बी की वैल्यू वी एफ, डी सी की वैल्यू वी आई और सी बी की जगह पर ए टी। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आती है। ये हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसी तरह इसी ग्राफ को लेकर हम फर्दर चलेंगे तो अब हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो एरिया हमें बताता है जो डिस्टेंस कवर्ड के बारे में। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। और एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, ये एक ट्रायंगल बन रही है और ये हमारे पास क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया अलग से फाइंड आउट करेंगे, ट्रायंगल का एरिया अलग से फाइंड आउट करेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस पूरी शेप का जो एरिया है वो आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। तो अब हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, इसलिए उन्होंने लेंथ उसकी क्या ली है, ओ ए मल्टीप्लाई बाय उसकी विड्थ ए सी। और इसी तरह जो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ लेंथ ए सी और उसकी हाइट बी सी। दोनों फॉर्मूलाज लिख दिए। अब हम इन वैल्यूज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ए सी की। तो इधर देखिए ये ए सी असल में क्या है, ये टाइम है। ये एक्स एक्सिस की तरफ देखें तो ए सी हमारे पास क्या आता है, टाइम। तो ए सी हमने किसके इक्वल लिख दिया, टाइम के। ओ ए हमारे पास क्या है जी, इनिशियल वेलोसिटी।
तो OA को हमने क्या लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी, और CB हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारे पास क्या आता है, AT एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो CB को हम लिख देते हैं AT। अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर जब हम पुट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत बनेगी। इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो अगेन हमारे पास हम इसी रिलेशनशिप को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस वक्त इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इस सारी शेप को एक ट्रापीजियम कंसिडर करेंगे। ये सारी शेप क्या बन रही है, एक ट्रापीजियम। तो ट्रापीजियम का जो एरिया होता है उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है 1/2 OA दिस हाइट और उसके साथ प्लस DB दिस हाइट, यानी कि स्मॉलेस्ट हाइट मल्टीप्लाई बाय लॉन्गेस्ट हाइट और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी विड्थ के साथ। ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 स्मॉलेस्ट साइड प्लस लॉन्गेस्ट साइड मल्टीप्लाई बाय उसकी विड्थ के। तो फार्मूला हमारे पास बन जाता है जी S इज इक्वल टू 1/2 OA प्लस DB प्लस OD। अब हम इन वैल्यूज़ को निकालने की कोशिश करेंगे कि ये वैल्यूज़ असल में क्या बनती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं जी OA क्या है। OA अगेन हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद DB क्या है, DB हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, उसके बाद OD हमारे पास क्या है जी, उसका टाइम है। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी आपके पास। कैलकुलेशन के बाद थोड़ी सी वैल्यूज़ पुट करेंगे, फॉर्मूलेशन करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा वो 2AS इज इक्वल टू V²F माइनस V²I। कैलकुलेशन को डिटेल में हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं MCQ पेपर के लिए, तो वहाँ पर ऑब्वियसली इतनी लंबी इक्वेशंस, इतनी लंबी कैलकुलेशंस के लिए तो टाइम नहीं होगा। तो हम इसलिए इन सारी जो लंबी कैलकुलेशंस हैं इनको इग्नोर कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। ओके जी, अब इन्हीं इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप एक इक्वेशन का मतलब मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स की फिजिकल इंटरप्रिटेशन इस इक्वेशन के बता देता हूँ। तो एक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जितने वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसमें 3 वेरिएबल्स हैं तो उन 3 में से कोई से 2 वेरिएबल गिवन हो तो तीसरा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 वेरिएबल्स आते हैं। तो इन चारों में से कोई से भी 3 वेरिएबल गिवन हो तो चौथा फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अगर आपको इन चारों वेरिएबल में से 3 वेरिएबल गिवन हो के चौथा पूछा जाए तो आप इस तीसरी इक्वेशन को मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जितनी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों पढ़ी हैं ये असल में अननोन फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए। आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, इनसे रिलेटेड जितनी आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो आप इन इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आप ये एग्जाम्पल्स जो है वो अपनी प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी यही इक्वेशन ऑफ मोशंस को इस्तेमाल करते हुए जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो फाइंड आउट किए गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 22 सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस कवर। कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है वो 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से के एक्सेलरेशन के साथ 20 सेकंड में ट्रैवल करता है, उसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस के बारे में पूछा गया। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इस्तेमाल की गई है, क्योंकि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हमें दी गई है, एक्सेलरेशन और टाइम गिवन है, तो फार्मूला इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज पुट की तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। इसी तरह जो डिस्टेंस कवर फाइंड आउट करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल की गई है, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस कवर आ जाएगा। तो इस तरह से जो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो मोशन से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद हम आ जाती है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, जो ये हमने पीछे मोशंस पढ़ी है इसके अंदर जो वैल्यू इस्तेमाल हुई हैं ए की वैल्यू, वो ए एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द ग्रेविटी। बट जब कोई ऑब्जेक्ट हम किसी हाइट पर ले जाके छोड़ते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स होती है। तो
अब ग्रेविटी की फोर्स जो है वो सभी ऑब्जेक्ट पर एक जैसी लगती है। अब अगर हम ये निगलेक्ट कर दें कि कोई भी इसके अगेंस्ट या दरमियान में हवा के रेजिस्टेंस या कोई और पैरामीटर नहीं है, तो इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरते वक्त जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होगा क्योंकि ग्रेविटी ही इस पर इफेक्ट कर रही है। तो इस हालत में ये जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा ये सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मूव करेगा। बट कंडीशन ये है कि हम जो इस पे लगने वाली हवा या बाकी जो पैरामीटर्स है उनको निगलेक्ट कर दें। इस कंडीशन में जब ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ ग्रेविटी इफेक्ट करती है तो तब कोई ऑब्जेक्ट वजनी हो, छोटा हो, बड़ा हो, ये डिपेंड नहीं करता क्योंकि ज़मीन जो है हर ऑब्जेक्ट को एक ही फोर्स के साथ खींचती है। तो अगर आप कोई ऐसी ट्यूब प्रोड्यूस करें जिसमें एक वैक्यूम हो, कोई हवा ना हो, तो वहाँ पे आप एक स्टोन और एक पेपर पीस को फेंकेंगे तो दोनों बराबर ज़मीन पर गिरेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर जो ग्रेविटी है वो सेम इफेक्ट करती है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑफ कोर्स पेपर के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा लगेगी तो वो ज़रा स्लो आएगा और पत्थर जो है वो तेज़ी के साथ गिरेगा। तो इस कंडीशन को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरता है। और इस कंडीशन में जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाती हैं कि नॉर्मल हमारे पास थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर और 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब चेंज क्या आ रहा है? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो सब में चेंज होकर हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि जो उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आएगी इस कंडीशन में वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आएगी। तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन में जो एक्सेलरेशनल वाली टर्म्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। और इसके साथ साथ जो डिस्टेंस कवर्ड है वो आप देख सकते हैं s जो है वो हाइट में कन्वर्ट हो गया h में क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ना किसी हाइट से ज़मीन पर ड्रॉप हो रहा है तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा s के अंदर। तो ये कुछ चेंजेस आएंगे जब कोई ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल नीचे गिरता है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सेशन ज्वाइन करने के लिए आप लिंक में दिए गए जो नंबर्स हैं उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।